नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और हमारी खास डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज चुका है और चुनाव के लिए दोनों पार्टियों ने, जहां भारतीय जनता पार्टी ने 228 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और कांग्रेस ने घोषणा की है 229 प्रत्याशियों की। और इस सूची के आने के बाद से बगावत के स्वर उभर रहे हैं। साथ ही वो नेता जिनको टिकट नहीं मिला है वो बगावत करते हुए अब बागी कहलाने लगे। और ये जो बागी नेता हैं, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए भी मुसीबत बनने वाले हैं। कई विधानसभा क्षेत्र में तो ये बागी नतीजे को पलटने तक की ताकत रखते हैं। यही कारण है कि दोनों राजनीतिक दलों के लिए बागियों को साधना बड़ी चुनौती बनती जा रही है। हम बात करें मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए 17 नवंबर को मतदान होना है और राज्य में सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। यदि हम नज़र डालें कि 2018 में ये जो बागी प्रत्याशी रहे हैं या निर्दलीय प्रत्याशी रहे हैं, क्योंकि यही लोग जो हैं ये दूसरे दलों से चुनाव लड़ जाएंगे, इनकी पार्टी से इनको टिकट नहीं मिला है। तो 2018 में 4 निर्दलीय प्रत्याशी जीत कर आए थे और 35 निर्दलीय प्रत्याशी तीसरे क्रम पर रहे। आपको बता दें कि 2018 में 1094 निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, जिसमें से 1074 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी और कुल मतदान का प्रतिशत 6.30% वोट इन निर्दलीय प्रत्याशियों को मिले थे। और आपको बता दें कि लगभग 22,17,998 वोट मिले थे। 4 जीत कर आए थे और कुछ प्रत्याशी तीसरे स्थान पर रहे। तो इस बार के चुनाव में ये बागी प्रत्याशी, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, ये किस तरह से समीकरण को प्रभावित करेंगे, इनकी क्या भूमिका रहने वाली है और राजनीतिक दल जिस दल से ये बागी प्रत्याशी निकल के जा रहे हैं उस पर क्या असर होगा, ऐसे तमाम सवालों के लिए हम जवाब के लिए चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान हैं और खास मेहमानों के साथ जब हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि इसमें हम एक बात जरूर कर दें कि यहाँ जो चर्चा है वह बागी प्रत्याशियों पर है। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका दुबे जी। प्रियंका दुबे जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता नितिन दुबे जी हमारे साथ हैं। नितिन दुबे जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता राघव पटेल जी हमारे साथ हैं। राघव पटेल जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और राजनीतिक विश्लेषक दिलीप भदौरिया जी हमारे साथ हैं। दिलीप भदौरिया जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और सबसे पहले मैं आना चाहूँगा नितिन दुबे जी आपके पास। कांग्रेस में विरोध के स्वर उभर रहे हैं और इस विरोध के चलते जो प्रत्याशी बागी हो रहे हैं या दूसरे दल से टिकट लड़ रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, उनसे कांग्रेस कैसे निपटेगी, पहली बात। और दूसरी बात कि जो जिस सीट पर वो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं वहां कांग्रेस ने जो प्रत्याशी घोषित किया तो वो चुनाव लड़ेगा या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से लड़ेगा? देखिए, टिकट वितरण के बाद कांग्रेस ही नहीं, हर राजनीतिक दल में इस तरह की बातें और इस तरह के टिकट मिलने के बाद तक थोड़े बहुत दिन तक बात तक विवाद रहे। बाद में जो है सब आपसी समझाइश पे सब मामले शांत हो जाते हैं और सब पार्टी के साथ काम करते हैं। जी। ये मामला कांग्रेस में ही नहीं है, सभी दलों में है। जितने भी हिंदुस्तान में राजनीतिक दल हैं, टिकट बंटने के बाद किसी ना किसी कार्यकर्ता में असंतोष रहता है, क्योंकि सबकी मेहनत रहती है, सब चाहते हैं कि उन्हें टिकट मिले और ये हर दल में है। आप यहाँ कांग्रेस का ही नहीं कहें, बीजेपी में भी बहुत सरपुटअपल है। एक दिन विरोध भी शांत होता है और कार्यकर्ता काम करते हैं अपनी आस्थाओं को लेकर। तो ये मुद्दा नहीं है चुनाव में। मुद्दा ये है कि शिवराज सरकार का भ्रष्टाचार, मुद्दा ये है बेरोजगारी, मुद्दा ये है महंगाई, मुद्दा ये है प्रदेश की महिलाओं के साथ धोखा। ये मुद्दा नहीं है कि साहब वो बागी होगा, ये होगा। ये तो राजनीति में चलता रहता है, लोकतंत्र है। अच्छा। एक दूसरे को आवाज उठाने का अधिकार है और उठाएं, सब उठाएं। नितिन दुबे जी, अपना मुद्दा हक ये मांगे। इसलिए बन जाता है क्योंकि यही स्थिति रही है बागी प्रत्याशियों की, तब तो जाकर के परिणाम बदले थे और कांग्रेस से जब लोग बागी हो गए तो फिर सरकार बदल गई, इसलिए तो मुद्दा है बागी प्रत्याशियों का। ठीक है, वो लोकतंत्र में सब चलता है। हाँ, अच्छे अच्छे गिर जाते हैं, अच्छे अच्छे उड़ जाते हैं जी। भाजपा का भी 2 सीटों पे थी, आज पूर्ण बहुमत पे है। तो ये तो चलता रहता है, सतत प्रक्रिया है ये जी। लेकिन प्रेजेंट में क्या हो रहा है और हमें किस कंटेंट पे काम करना है, ये महत्वपूर्ण है। हमें शिवराज सरकार के
नकारापन को उठाना है, इनके भ्रष्टाचार को उठाना है, किसानों के साथ धोखे को उठाना है, महिलाओं के साथ धोखे को उठाना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन विरोध कर रहा है। अच्छा, कौन विरोध कर रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि जैसा कि आपने पहले बता चुका हूं मैं अपनी रिपोर्ट में कि 22 लाख वोट मिले थे निर्दलीय प्रत्याशियों को, 1094 जो है प्रत्याशी निर्दलीय के रूप में सामने थे। वापस आऊंगा आपके पास में, लेकिन प्रियंका जी यहाँ आपके पास आ रहा हूँ कि जो बात कही जा रही कि जो निर्दलीय लड़ने वाले हैं, जो बगावती तेवर जिनके दिख रहे हैं, उनसे कितना नुकसान हो सकता है और इस डैमेज को पार्टी कैसे कंट्रोल करने वाली है? देखिए, जो भी कार्यकर्ता होता है, कार्यकर्ता का ही सहयोग होता है, कार्यकर्ता की मेहनत होती है, उसके बाद ही कोई पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन पाई है। तो उनके योगदान को, उनके सहयोग को दरकिनार नहीं किया जा सकता। और उसके बाद अगर आज वो किसी कारण से रुष्ट है, तो जैसा हम मानते हैं कि पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, तो उन्हें मनाने के भरपूर प्रयोग किए जाएंगे, कोशिशें पूरी की जा रही हैं और जहां तक होगा हम इसमें सफल भी होंगे। फिर भी अगर नहीं हो पाते हैं तो ये तय है कि जो भी ऐसा होता है तो वो अगर निर्दलीय लड़ना चाहते हैं तो ये उनकी स्वेच्छा, ये उनका अधिकार है, कानून संवैधानिक अधिकार है जी। तो वो लड़ सकते हैं, उसके लिए तो रोका नहीं जा सकता, परंतु उनको बनाने के पूरे प्रयास किए जाएंगे, क्योंकि परिवार से अगर कोई भी व्यक्ति रुष्ट होता है, ये जाता है, तो वो सही नहीं है। परिवार की भांति अगर देखा जाए तो वो उचित नहीं है। परिवार में विघटन होता है तो वो चिंता की बात जरूर आती है। हालांकि नितिन दुबे जी कह रहे हैं कि ये कोई चिंता का विषय नहीं है, लोकतंत्र है और हर पार्टी में होता है, लेकिन परिवार से यदि कोई विघटन होता है, परिवार से एक व्यक्ति टूटकर अगर जाता है तो कहीं ना कहीं नुकसान परिवार का होता है और परिवार की छवि पर असर पड़ता है। लेकिन यहाँ एक बात नितिन दुबे जी ने कही, प्रियंका जी, कि ये कोई मुद्दा नहीं है, इस पर कोई बात नहीं है। मुद्दा तो जो उन्होंने बताए हैं, शिवराज सिंह चौहान के आरोपों की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, महिला अत्याचार की बात करें, तो ये इस पर आप कुछ जवाब देना चाहेंगे नितिन दुबे जी को? देखिए, इन लोगों का काम है सिर्फ आरोप लगाना। अंततः को ये जीत पाते तो 15 महीने के बाद इनकी सरकार जाती क्या? और उसमें परेशानी ये है कि ये पार्टी नहीं, ये तो परिवार है, बस परिवारवाद चलता है। तो उस परिवार की जो गुलामी करते हैं, जो उस परिवार को संतुष्ट कर लेते हैं, वो सही है। वरना कांग्रेस का खुद का विघटन कितनी बार हुआ है? कांग्रेस से टूट के दूसरी जो पार्टी बनी है वो आपके समक्ष है, देख लीजिए। हमेशा इनका जो वर्टिकल जो है वो इनका विघटन होता चला आया है। ठीक है, दूसरी पार्टी बनती चली गई। ठीक है। दूसरी बात, जैसे ये बार बार बातें करते हैं, तो राजस्थान का रिकॉर्ड देखिए, आज बलात्कार में वो पहले नंबर पे है। बेरोजगारी में ये जो बात करते हैं तो ठीक है प्रियंका जी, ठीक है प्रियंका जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास, अभी हम अपने मुद्दे पर बने रहेंगे, अभी आप विषय पर कायम रहेंगे, वापस आऊंगा आपके पास में। लेकिन राघव पटेल जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से कांग्रेस में, भारतीय जनता पार्टी में बहुत लंबी फेरिस्त थी दावेदारों की, उनको टिकट नहीं मिले तो वो अब बागी हो रहे हैं, अपनी पार्टी से बगावत कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी को एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल गया है क्या? देखिए, क्या है कि जो इनके मूल कैडर के लोग थे, जिन लोगों ने 5 साल जमीन पे मेहनत की, उनको टिकट नहीं मिला, तो वो बागी हो रहे हैं, निर्दलीय हो रहे हैं, या आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, कुछ बीएसपी में भी जा रहे हैं, कुछ सपा में भी जा रहे हैं, कुछ एमआईएम से भी टिकट ले रहे हैं। इन लोगों की क्या है, बीजेपी और कांग्रेस की कथनी करनी नहीं है। और मैं इन दोनों प्रवक्ताओं से कहना चाहूँगा कि अपने कार्यालय का और अपने नेताओं का इंश्योरेंस करवा लें। क्योंकि आपने देखा होगा जबलपुर में इनके एक प्रभारी थे बीजेपी के, तो पब्लिक ने, इनकी जो जनता थी, नाराज जो कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने किस तरह हाथापाई करके उनका स्वागत किया और उनके गनर को तो बुरी तरीके से पीटा। यही हाल कांग्रेस में है कि इनके नेताओं को देखिए जनता किस तरह से दौड़ा रही है, क्योंकि उन कार्यकर्ताओं ने 5 साल मेहनत की है, अब उन्हें टिकट नहीं मिल रहा है। लोग, जो पब्लिक से ओपिनियन आ रहा है कि 2-2 करोड़ रुपए में टिकट बेच रहे हैं ये लोग। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही है, एक नाथ के द्वारा, एक राजा शाह में पिछली बार देखिए महाराजा जी बागी हो गए थे इनके, इस बार नाथ जी क्या कह रहे हैं, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि राजा साहब के
कुर्ता फाड़ दो, उनके लड़के का कुर्ता फाड़ दो। अब जब राजा का कुर्ता फट जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, वो भी भागेगा। तो ये फिर से स्थिति ऐसी क्रिएट कर देंगे कि वो कहीं ना कहीं जाएगा और फिर से इनका जो अगर जनबल इनको मिलता है, और मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस को जनता मैंडेट देगी, क्योंकि वो समझ चुकी है कि कांग्रेस को वोट देना मतलब बीजेपी को वोट देना है। तो इस बार मध्य प्रदेश की जनता स्वर्णिम भविष्य के लिए राघव जी आपने कहा कि कांग्रेस को वोट देना मतलब बीजेपी को वोट देना है। बिल्कुल, इनके विधायक जो कांग्रेस को विधायक हैं, बहुमत मिलता है, वो बिक जाते हैं, बीजेपी में चले जाते हैं। तो देखिए ये लोग तो लोकतंत्र की हत्या करते हैं, लोकतंत्र की सौदेबाजी करते हैं। अच्छा। तो मध्य प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि अगर वोट देना है बदलाव के लिए, तो मध्य प्रदेश के स्वर्णिम भविष्य के लिए आम आदमी पार्टी ही एक विकल्प है। हम इन्हें स्थायी मध्य प्रदेश की जनता को एक स्थायी शासन देंगे। नितिन जी ने कुछ पूछा है राघव जी, बोलिए। वो कह रहे हैं कि कितने लोगों को टिकट दिया है और कितनी सीटों पे लड़ रहे हो सरकार बनाने के लिए। आम आदमी पार्टी अभी तक 70 कैंडिडेटों को टिकट दे चुकी है, जिनमें से आज हमारी जो में बन जाएगी प्रदेश अध्यक्ष, महिला प्रदेश अध्यक्ष हमारी, देखिए हम बात नहीं करते हैं ना राज्यसभा में, लोकसभा में फर्जी बिल पास करते हैं। देखिए हमारी राज्य जो महिला प्रदेश अध्यक्ष उन्हें टिकट दिया है और आज उन्होंने नॉमिनेशन भी अपना फिल कर दिया। आगे की लिस्ट भी हमारी बहुत जल्दी आएगी और मध्य प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। ठीक है, वापस आऊंगा आपके पास। दिलीप भदौरिया जी आपके पास आना चाह रहा हूं। और मध्य प्रदेश का जो सिनेरियो हम देख रहे हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो, जो परिदृश्य हमारे सामने आ रहा है, दरअसल पर्दे के आगे तस्वीर कुछ और है, पर्दे के पीछे तस्वीर कुछ और है। लेकिन ये, जैसा कि हमने पिछले चुनाव में भी देखा कि 4 निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीत कर आए और 22 लाख वोट निर्दलीय पर गए हैं। लगभग 17 सीटें ऐसी रहीं जहां पर निर्दलीय तीसरे स्थान पर रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस बार मुझे जो सिनेरियो दिख रहा है, इसको देखते हुए लग रहा है कि शायद दूसरे दलों में जाकर के या निर्दलीय के रूप में ज़्यादा लोग चुनाव लड़ने वाले हैं, तो उससे उनकी ही पार्टी को नुकसान होने वाला है। तो क्या जिस तरह से हमने पिछले चुनाव में देखा 2018 में कि निर्दलियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है और इनके समर्थन से सरकार बनी थी, इस बार भी ऐसी कुछ तस्वीर सामने आने की संभावना है क्या? आप सही कह रहे हैं सूरज जी। दरअसल होता क्या है कि जब 2 बड़ी पार्टी सामने आमने हो जाती हैं जी, और उसमें कार्यकर्ताओं का जो सैलाब उमड़ता है, जाहिर सी बात है कि अगर आप फील्ड में काम कर रहे हैं, आप किसी क्षेत्र में आपको कोई जिम्मेदारी दी है और आप बहुत अच्छे से उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं और आपकी वहाँ उपेक्षा हो जाती है, तो थोड़ा मन में लगता है। उस कैंडिडेट को कम लगता है, लेकिन उसके जो सपोर्टर्स जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और वो सपोर्टर्स मिलके उस कैंडिडेट को लेके जाते हैं और उनके जो आका जो बैठे हुए हैं राजधानी में, उनके पास जाके सर फोड़ने तक की स्थिति पैदा कर देते हैं। और हम जो बात कर रहे हैं निर्दलीय वाली बात, इस समय जो बागी उम्मीदवार जितने भी जा रहे हैं या जो लड़ने का मन बना रहे हैं, तो इस बात को तो हम उस समय क्लियर कर पाएंगे सूरज जी की जब फॉर्म वापस लेने की आखिरी तारीख निकल जाए जी, बिल्कुल, और मैदान में कितने लोग हैं। मुझे नहीं लगता कि इस बार निर्दलियों को कुछ मौका मिलेगा। अभी 2018 में जैसे 4 निर्दलीय जीते थे जी, तो इस बार मुझे नहीं लगता, अधिक से अधिक अगर जीते भी तो 2 निर्दलीय जीतेंगे। कारण उसका ये है जी कि अब 3 और पार्टी हैं, जैसे सपा वाले हैं, बसपा वाले हैं और आम आदमी पार्टी भी आ गई है मध्य प्रदेश में। तो निर्दलीय लड़ने से ज्यादा बेहतर वो ये समझ रहे हैं कि हम किसी पार्टी के बैनर के तले लड़ लें चुनाव, जिससे उसमें ये रहता है कि एक पार्टी का एक वोट बैंक बढ़ता है, जितना भी बढ़े वो, लेकिन एक वोट बैंक उनका भी बढ़ जाता है कि साहब इस चुनाव में हमें एक सिंबल हो जाता है उनके पास में कि हमें इतने वोट परसेंट इतना रहा हमारा, जिससे हमारा सिंबल उस चुनाव में रजिस्टर्ड हो जाता है। वैसे तो तीनों पार्टी ऐसी हैं कि जिनका सिंबल तो रजिस्टर्ड है, और वो सपा और बसपा तो ऐसी हैं जो यूपी जैसे बड़े स्टेट में सरकार चला चुकी हैं, और आम आदमी पार्टी भी 2 स्टेट में सरकार चला रही है अपनी। तो इन पार्टियों को सिंबल की अभी कोई चिंता नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है, मैं 2 संभाग ऐसे हैं जो ग्वालियर चंबल संभाग है और एक अपना रीवा संभाग है, यहाँ पे बहुत विकट स्थिति चुनाव में होने वाली है। जो कैंडिडेट दोनों पार्टी ने जो कैंडिडेट दिए हैं और दोनों पार्टी के जो बागी लोग आए हैं, जो बहुत ही उधम मचा रहे हैं, इसको हम कहेंगे जी हाँ, बहुत ही उधम मचा रहे हैं। ये शब्द ही सही है जी, बिल्कुल। मतलब मैं ज्यादा ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, उधम शब्द ऐसा है कि बच्चे भी उधम करते हैं जी, बिल्कुल, लेकिन ये परिवार को तोड़ के ऐसा उधम मचा रहे हैं ये कि अगर हम नहीं तो कोई नहीं। ठीक है, मतलब कई लोगों ने तो बोल दिया कि हम नहीं जीतेंगे, लेकिन जीतने भी नहीं देंगे। सही है, बिल्कुल सही बात है कि उन्होंने कहा कि भले ही हमें टिकट नहीं मिला,
लेकिन जो कई जगह ऐसी स्थिति भी है कि मुझे टिकट नहीं मिला, ठीक है, लेकिन जिसको टिकट दिया उसका टिकट बदल दो, किसी और को उतार दो, तो हम पार्टी के लिए काम करेंगे। ये स्थिति सामने आ रही है। यहाँ नितिन दुबे जी, जैसा आपने कहा कि ये तो सब चलता रहता है, पार्टी है, लोकतंत्र है और सबको अपनी आज़ादी कहने की। यदि यही स्थिति थी तो कांग्रेस को तीसरे स्थान पर भेजने वाले बुरहानपुर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीते हुए सुरेंद्र सिंह शेरा को दोबारा टिकट क्यों दे दिया गया, यदि इनकी चिंता नहीं है तो? देखिए, अगर कोई पार्टी के लिए उपयुक्त है और जनाधार वाला नेता है, हाँ, तो उसको क्यों टिकट नहीं दिया जाए? हाँ, आप बताइए। अगर कोई व्यक्ति निर्दलीय लड़ रहा है, उसका जनाधार है, हाँ, और वो किसी दल में आना चाह रहा है, हाँ, तो स्वागत है ना। हाँ, इसमें उसकी क्या सर्जरी एक्सरा करना पड़ेगा? नहीं, सर्जरी एक्सरा नहीं है। मेरा सवाल इसलिए है कि फिर दूसरी पार्टी से आए लोगों को टिकट, जो 7 टिकट दिए हैं दूसरी सूची में, आयातित नेता जिन्हें बता रहा है, उनका तो 7 का विरोध हो रहा है ना। देखिए, आयातित कोई नहीं है, हाँ, सभी इस देश के लोग हैं, हाँ, किसी लोकतंत्र के सिपाही हैं, हाँ, इन्हीं राजनीतिक दलों के लोग। अच्छा, ये तो आयातित और निर्यातित जो है समय समय पर समय को देखकर किया जाता है। इंदौर में तो नहीं दिख रहा है ऐसी स्थिति, क्योंकि इंदौर में तो ये भी बता रहा है कि जो प्रत्याशी कांग्रेस ने घोषित किया है उनके पास पूरे दस्तावेज ही नहीं है। तो इंदौर क्रमांक 1 में संजय शुक्ला लोकल है, अगर ये भी समझे, कैलाश विजयवर्गीय बाहरी है। अच्छा, ठीक है ना सर। हाँ, तो उनका अलग वो है ना, हाँ, विधानसभा क्षेत्र। हाँ, और ऐसे कई नेता भाजपा ने भी उतारे हैं। हाँ, आपने देखा तो है, आप लिस्ट देखिए। हाँ, पूरी है, पूरी लिस्ट है, 229 की भी है और 228 की भी है जी। अभी कुछ दिन पहले शिवराज जी का एक वीडियो आया परसों, हाँ, कि तुम वहां करो, चलो बुधनी में काम करना। अच्छा, तो आप भाजपा की स्थिति ये है, हाँ, कि वहां असंतुष्ट टीकमगढ़ के नेता से कहा गया, हाँ, कि आप अपने क्षेत्र में अब काम मत करो अगर भाजपा से नाराज हो। अच्छा, तो आप बुधनी आ जाइए। हाँ, तो आप वहीं संतुष्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सर, ये तो अलग बात है, हाँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात कहूंगा, हाँ, अपनी पार्टी के नाते बात कहूंगा, हाँ, कि आज मध्य प्रदेश 18 सालों में भ्रष्टाचार से अखंड डूब चुका है। अच्छा, सैकड़ों, हाँ, मुकदमे भ्रष्टाचार के, हाँ, मुख्यमंत्री के खिलाफ है। हाँ, रेत उत्खनन, अवैध शराबों की बिक्री, हाँ, गुंडागर्दी, हाँ, जिला अध्यक्ष इनकी जमीन दबा रहे हैं, इनके सांसद नितिन जी रोकना चाह रहा हूँ आपको, नितिन जी आपको रोकना चाह रहा हूँ। मेरा सवाल है, ये सब कुछ 2020 के बाद हुआ है क्या, या उसके पहले था? देखिए, जब से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने हैं, हाँ, तभी से, हाँ, मध्य प्रदेश जो है बोझ के अंदर दबता जा रहा है। बोझ कर्ज का तो 2018 में तो आपकी सरकार आ गई थी ना, 2018 में आपकी सरकार आ गई थी, उस समय आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? 15 महीने से आप तुलना 18 साल की कर रहे हैं। मैं तो एक दिन की बात कर रहा हूँ। लोग कहते हैं मुझे एक दिन का प्रधानमंत्री बना दो, मैं ये कर दूंगा, मुझे एक दिन का मुख्यमंत्री बना दो, मैं ये कर दूंगा। आपकी सरकार तो 18 महीने रही। ये नायक फिल्म में ही अच्छा लगता है, हाँ, ये असल जिंदगी में, हाँ, ये पॉसिबल ही मतलब 18 महीने में कुछ करने की स्थिति नहीं थी कांग्रेस की, कि 18 महीने में कुछ कर पाते। तो जो 18 साल में भ्रष्टाचार हुआ उसे भूल जाएं, हाँ, और 15 महीने में कौन सा भ्रष्टाचार हो गया? मैंने भ्रष्टाचार की बात नहीं की, मैंने सिर्फ ये बात कही कि यदि भ्रष्टाचार पहले से था तो 15 महीने की सरकार में इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? मेरा सवाल ये है। ये किसने कहा कि पहले से था? ये तो शिवराज सिंह जब मुख्यमंत्री बने, हाँ, उस टाइम से भ्रष्टाचार की शुरुआत हो गई। अच्छा, उस टाइम से पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, हाँ, वो सरकारी जगहों पर कब्जा करने लगे, ठीक है, लोगों को विकसित करने लगे, ठीक है, मुख्यमंत्री बनने के बाद हुआ है। चलिए, और कांग्रेस जो है, हाँ, इस मामले को लेकर, अब आपको मैं एक बात कहता हूँ जी, मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, हाँ, तो सड़क घोटाला, हाँ, शराब की बिक्री, और जो इनके पदाधिकारियों ने लोगों की जमीनों पर कब्जा किया है, हाँ, उसको मुक्त कराने का काम हम करेंगे। शिवराज सिंह ने तो झूठा बुलडोजर चला के लोगों को चमकाया है, ठीक है, इन्होंने तो कुकर्म किए हैं। हाँ, मतलब आप भी बुलडोजर चलवाएंगे जब आपकी सरकार आ जाएगी? सरकार आने के बाद, हाँ, बिल्कुल अपराधियों पे कार्रवाई होगी। चलिए, ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में। प्रियंका जी, आपके पास आना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो कुछ हुआ है शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्रित्व काल में, सबको सारी चीजें हुई हैं, और यहाँ जो तमाम स्थितियां बन रही हैं कि ये आपने जो बुलडोजर चलवाए, झूठे बुलडोजर चलवाए हैं, या उसका बुलडोजर चलवाने का ढोंग किया है, ये जो सारी चीजें हैं, ये केवल जनता को दिखाने के लिए रही हैं। अच्छा, मतलब जो महिला सम्मान के लिए फांसी का प्रोविजन हुआ, वो बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही है, उसमें भी अब कांग्रेस के पेट में दर्द होने लग गया। अतिक्रमण वाले घर जो तोड़े गए बुलडोजर से, उसमें भी उनके पेट में मरोड़ उठने लगे।
मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र और जो अनुशासनहीनता इनके वरिष्ठ लोग जो मंचों पे कर रहे हैं, कहीं गाली खाने की पावर ऑफ अटर्नी दे रहे हैं, कहीं कुर्ता फाड़ने की सलाह दे रहे हैं कि कौन किसके फाड़े। अच्छा। और ये आज नहीं कर रहे हैं, इंदौर में पहले अजीत जोगी जी के साथ में हो चुका है कपड़े फाड़ने का, उसके पहले बाबूलाल चंदेल जी ने खुद का कुर्ता फाड़ लिया था। ठीक है, इनके कार्यकर्ता इनके पोस्टर्स पे जूते चला रहे हैं नाथापुरम में, कहीं सुजालपुर में। ठीक है, अंता कला से भरी पड़ी है कांग्रेस। आज ही त्यागपत्र आया योगेंद्र सिंह जी का, वो आरोप लगा रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जो इनके पदाधिकारी थे प्रदेश के, ओबीसी की उपेक्षा होने के चलते रूसो के गए, जिस ओबीसी की ये लोग बड़ी दुहाइयां देते हैं, खुद इनका व्यक्ति कह रहा है कि उनकी उपेक्षा हो रही है। हम नहीं कह रहे हैं, इन्हीं का व्यक्ति कह रहा है। महू का इनका प्रत्याशी स्पष्ट कह रहा है कि हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार बन रही है जी। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ, यहाँ पे हमारे जो भाई साहब राघव जी बैठे हुए हैं आम आदमी पार्टी के, हमें इंश्योरेंस की सलाह दे रहे थे। हाँ। तो इंश्योरेंस की आवश्यकता इनके पदाधिकारी है आदरणीय केजरीवाल जी को, जिनके मुंह पे हमेशा कालिक पोती जाती रहती है। ठीक है, कभी जूता फेंका जाता रहता है। ठीक। और इनके अधिकतर लोग अभी जेल में ठूसे हुए हैं। हाँ। जमानत तक नहीं करवा पा रहे हैं, चार्जेस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उनकी जमानत भी नहीं हो रही है। वो बातें करते हैं भ्रष्टाचार मुक्त शासन की, जिनके अधिकांश मंत्री जमानत में भी बाहर नहीं आ रहे। ठीक है, पंजाब में अभी गवर्नमेंट बनाई, ठीक है प्रियंका जी, वापस आ रहा हूँ आपके पास में, वापस आ रहा हूँ आपके पास में। जो बैठे हुए हैं ठीक है प्रियंका जी, वापस आ रहा हूँ आपके पास में। राघव जी आपके पास आ रहा हूँ। जैसे कि प्रियंका जी ने आपकी बात का पलटवार करते हुए कहा, पहली चीज वो उसको उस पर कहें, और आप कुछ और कहना चाह रहे थे राघव जी। देखिए, मैं प्रियंका जी की बात का जवाब दूंगा। प्रवक्ता जी बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, देखिए आम आदमी पार्टी में क्रांतिकारी होते हैं, अजीत पवार की तरह दलाल नहीं है कि मोदी जी ने बोला था कि कोई भी भ्रष्टाचारी मेरा ताप सहन नहीं कर सकता, और उन्हीं अजीत पवार को महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम बना दिया। तो आम आदमी पार्टी में क्रांतिकारी साथी हैं, वो जेल जाना पसंद करते हैं, लेकिन बीजेपी का दामन नहीं थामेंगे। दूसरी बात, इनने महिला हितैषी होने की बात कही, तो देखिए उज्जैन जिले में 66 सालों में बीजेपी को एक भी महिला कैंडिडेट नहीं मिली जिसे चुनाव में टिकट दे सकें। और इन लोगों ने देखिए ओबीसी और एसटी एससी की अगर रिजर्व सीटें नहीं हो तो ये लोग तो टिकट भी नहीं दे। अब मैं कांग्रेस प्रवक्ता से कहना चाहूंगा कि माइनॉरिटी कम से कम 22 सीटों पे 5 से 15,000 और 35,000 तक इनका वोट बैंक है। इन लोगों ने कितने टिकट दिए हैं? 230 में से 2 टिकट दिए हैं। और वहीं आप कर्नाटक की बात करें, इन लोगों ने वादा किया था माइनॉरिटी से कि हम 4% आपको रिजर्वेशन देंगे, तो कहां वो रिजर्वेशन है? इन बीजेपी और कांग्रेस के लोगों की कथनी करनी में इतना अंतर है। और यही जो इनके कैंडिडेट हैं वो विरोध कर रहे हैं, वो सही विरोध कर रहे हैं, और इनके नेताओं के साथ में जो मारपीट हो रही है वो बिल्कुल सही है। तो आप उनको ऑफर कर रहे हो क्या राघव जी, जिन जो नाराज नेता हैं बीजेपी और कांग्रेस के, कि आप आम आदमी पार्टी में जाओ, हम आपको टिकट दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की स्पष्ट विचारधारा है कि जो भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और फ्री बिजली की बात करती है, और उन मुद्दों के साथ जो भी स्वच्छंद राजनीति करना चाहता है। मैं मुद्दों की बात नहीं कर रहा हूँ राघव जी, वो कार्यकर्ता, वो दावेदार जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से दावेदारी कर रहा था टिकट नहीं मिले, क्या आप उनको ऑफर कर रहे हो कि आम आदमी पार्टी में वो आ जाएं? बिल्कुल, हम लोगों ने देखिए चाचौड़ा से ममता मीना जी को टिकट दिया है, बंडा विधानसभा से सुधीर यादव जी को टिकट दिया है, जिनकी आप वो पूरी लिस्ट है मेरे पास 70 लोगों की जो आपने घोषित की है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी आपने बात शुरू की कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता क्रांतिकारी हैं, ये आपको कब से क्रांतिकारी लगने लगे? जब उनको कांग्रेस और बीजेपी से टिकट नहीं मिली तब उसके बाद वो क्रांतिकारी हो गए? नहीं, उनकी बात नहीं हो रही। इनने संजय सिंह की बात करी, हमारे मनीष सिसोदिया जी की बात करी। आपने कहा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता क्रांतिकारी हैं। जी बिल्कुल। तो ये जो आम आदमी पार्टी में भी आ रहे हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिली, कांग्रेस से टिकट नहीं मिली, तो अब जो आम आदमी पार्टी में आके क्रांतिकारी हो गए? नहीं, देखिए जिनकी छवि स्वच्छंद है, जिन पे कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है, उन लोगों को हमारे आदरणीय संदीप पाठक जी ने कहा था, हर मंच से भाषण में कहा कि उन लोगों का आम आदमी पार्टी में बिल्कुल स्वागत है। अच्छा, तो बराबर उनका स्वागत कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को नहीं ले रहे हैं। देखिए, ठीक है, अभी चूंकि जैसे ही नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख निकल जाएगी, उसके बाद में चुनाव आयोग की एक और प्रक्रिया होती है कि किस प्रत्याशी पर कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं
उनकी जानकारी चैनल अखबारों में देना है, तब देखेंगे कि आम आदमी पार्टी के कितने ऐसे प्रत्याशी हैं जिन पर किसी तरह के मामले दर्ज नहीं है। उस समय की बात करेंगे इस बात को लेकर। देखिए भास्कर ने कहा है बीजेपी और कांग्रेस के 40% जो कैंडिडेट हैं वो दागदार हैं, ये भास्कर की रिपोर्ट है। ठीक है, अभी चूंकि अपन उस विषय पर चर्चा नहीं कर रहे, तब करेंगे जब नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख निकल जाएगी। दिलीप भदौरिया जी आपके पास आ रहा हूं, चूंकि समय की सीमा है, कम शब्दों में अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा कि ये निर्दलीय विधायक विरोध और इस विरोध और निर्दलीय विधायकों की भूमिका के साथ साथ ये सब कुछ जो सिनेरियो हमारे सामने आ रहा है, मध्य प्रदेश के चुनाव की तस्वीर क्या होने वाली है? मध्य प्रदेश का जैसे मैंने पहले भी कहा है आपको कि जो बागी उम्मीदवार जितने भी हैं जी, ये वोट कटाऊ कैंडिडेट जरूर हो जाएंगे जी, लेकिन अगर ये उम्मीद करें कि हम जीत जाएंगे बिना किसी बैनर के, तो नहीं जीत पाएंगे। बिल्कुल। रही आम आदमी पार्टी के बारे में ये जरूर कहूंगा कि इनका वोट परसेंटेज थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन अगर ये रहे कि कोई विधायक आ जाए तो मुझे नहीं लगता, सिवाय एक जो मेयर को खड़ा किया है इन्होंने अभी हाल ही में जी, उनका थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि क्योंकि वहाँ की मेयर भी हैं वो, तो हो सकता है उनका जन समर्थन अच्छा हो। और दूसरी ये भी कांग्रेस के प्रवक्ता जी बात कर रहे थे जी, शेरा जी की आपने बात की थी, जो निर्दलीय जीत के आए थे और इस बार नितिन दुबे जी की पार्टी ने उनको टिकट दे दिया है। तो नितिन दुबे जी ने ये बोला था हम क्यों ना दें कि जिसके पास जन समर्थन हो तो उसको हम टिकट क्यों ना दें। तो अगर जन समर्थन की हम बात करते हैं तो सभी पे लागू होना चाहिए वो। अगर दक्षिण पश्चिम की हम भोपाल की बात करते हैं तो जन समर्थन की हम बात करते हैं तो पीसी शर्मा से ज्यादा जन समर्थन संजीव सक्सेना के पास है। ठीक है, तो ये जन समर्थन कैसा होता है ये समझ में नहीं आता। वहीं बुरहानपुर से शेरा ने जिस कांग्रेस कैंडिडेट को हराया होगा तो क्या उसके मन में चोट नहीं लगेगी? क्या वो बागी नहीं होगा? क्या वो जीतने के लिए मदद करेगा? क्या उनकी नहीं करता, नहीं कर पाएगा। ऐसे मतलब ऐसी बातें चैनल पे तो लाइव किसी प्रवक्ता को बोलनी नहीं चाहिए। ये घर की बात रहती है तो घर में रहे वो ज्यादा बेहतर रहता है। नहीं तो कई सारी बातें ऐसी निकल के आती हैं। मैं स्पष्ट बोल देता हूं, इसलिए हो सकता है कई लोगों में बुरा भी रहता हूं मैं। अगर उन्होंने कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बात और कही थी कि बुलडोजर चलना, बुलडोजर चलाएंगे हम भी। तो भाई जो आप 18 महीने के लिए आप आए थे तो ऐसा कौन सा भूमाफिया छा गया था जो एशिया का सबसे बड़ा पत्रकार भवन जो भोपाल में था उसको तोड़ दिया गया? ऐसी क्या जल्दी थी कि उस पत्रकार भवन को इनको गिराना जरूरी हो गया था? क्या जरूरी थी पीसी शर्मा को कि उस पत्रकार भवन को गिराना ही उनके लिए जरूरी हो गया था? ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण पॉइंट फंस गया था उसमें? या वो ये चाह रहे थे कि अगर 5 साल सरकार चल जाती तो वहां बढ़िया मल्टी बनवाते वो और काफी सारे लोगों की वो हो जाता, उसमें पोषण चालू हो जाता। ठीक है, तो मैं ये बात कहूंगा कि भाई गलत तो गलत है, गलत और तो इसमें ये आपस में ही बोल रहा है कि उन्होंने किया है तो हम भी करेंगे। देखिए तो ये कौन सी बात होती है भाई? आप अपना कुछ अच्छा प्रस्तुत करो ना भाई। अनुसरण की जो नीति है वो अपनी जगह है, लेकिन ये ठीक है यदि आज हम बात करते हैं बुलडोजर की, जो बुलडोजर बाबा के नाम से हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जानते हैं, जिन्होंने बुलडोजर की जो प्रक्रिया है उसको शुरू की है और आज कई राज्यों में उसको फॉलो किया जा रहा है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ ये है कि अब यदि सिर्फ और सिर्फ ये एक पैरामीटर तय कर दिया गया है कि ये चेहरा अच्छा है, इसकी पहुंच अच्छी है और ये इसको हम अपनी पार्टी में ले सकते हैं और इसे ये जिताऊ प्रत्याशी हो सकता है, लेकिन जनता में उसकी छवि क्या है इस बात पर यदि ख्याल नहीं किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं पर समय हमें अनुमति नहीं देता है। प्रियंका दुबे जी, नितिन दुबे जी, राघव पटेल जी, दिलीप भदौरिया जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और जिस तरह से अब बात सामने आ रही कि ये जो बागी नेता हैं ये मुसीबत तो बन गए हैं, क्योंकि कई बागी नेता ऐसे हैं जो नतीजे पलटने की ताकत रखते हैं और दोनों दलों के लिए इन बागियों को साधना बड़ी चुनौती होगी। देखना दिलचस्प होगा कि ये बागी अपने बिगड़ैल स्वभाव से किसको नुकसान पहुंचाने वाले हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।